गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले कल तक हमने जो बेसिक स्टडी की थी, कल हमने फेज एंड फेज डिफरेंस के अबाउट किया था, है ना। फेज एंड फेज डिफरेंस के बारे में हमने स्टडी की थी, जिनमें से हमने सेम फेज, लीडिंग फेज, लैगिंग फेज के बारे में स्टडी किया था कि फेज कब लीडिंग करेगा, कब लैगिंग करेगा और कब सेम फेज में रहेगा। इसकी स्टडी हमने की थी। आज हम कुछ डेफिनेशंस की स्टडी करेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और उसके बाद सर्किट पे आएंगे और 1 बाय 1 सर्किट की स्टडी करेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ सर्किट, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव. There are 7 different kinds of circuit we are studying in this chapter, and find the current as well as voltage, power, leading and lagging power factors, different kinds of terminology, resonant condition, transformer. So this is the very last, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, और इस चैप्टर को कंप्लीट करने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आपको समय देना पड़ेगा और आराम से पढ़ना है। और क्लास मिस हो जाएगी तो फिर समझ में नहीं आएगा। आज हम कुछ डेफिनेशन की स्टडी करेंगे। डेफिनेशन जैसे रेजिस्टेंस आप सभी जानते हो, नया टर्म रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। कुछ ऐसे टर्म हैं जिसे हम आज स्टडी करेंगे। तो रेजिस्टेंस सभी लोग जानते हैं, कोई नया नहीं है। रेजिस्टेंस द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द कंडक्टर। ऑब्स्ट्रक्शन है रेजिस्टेंस, एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है फ्लो ऑफ करंट में। जो करंट कंडक्टर में फ्लो होती है उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है जो हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? द ऑब्स्ट्रक्शन provide in an alternating current flowing through the conductor, is called resistance. It's called resistance. Obstruction provide या obstruction offered in an alternating current flowing through the conductor. जब अल्टरनेटिंग करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होती है तो उस करंट में जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड होता है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड इन एन अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट की हम बात कर रहे हैं, और वैसे तो करंट होता है, बट हम इस चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। इसके यूनिट आपको याद है, इट्स यूनिट ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, जिसे हम सिंबल ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
क्या होती है? OHM। तो इस तरह से रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाले अल्टरनेटिंग करंट में जितना ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है या ऑब्स्ट्रक्शन अफोर्ड करता है उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना? किसमें करता है? अल्टरनेटिंग करंट किसमें करता है? कंडक्टर में। यहाँ पे कंडक्टर टर्म मेन है, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड हो रहा है किसमें हो रहा है? अल्टरनेटिंग करंट जब किसी कंडक्टर से फ्लो होती है। इसके बाद रेजिस्टेंस के बाद हमारा जो टर्म है वो रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस टर्म अभी तक आपने नहीं सुना, केवल रेजिस्टेंस सुना होगा। केवल रेजिस्टेंस, क्योंकि अभी तक जो चार्ज फ्लो हो रहा था वो कंडक्टर में फ्लो हो रहा था और उस चार्ज के फ्लो होने से उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही थी और उसमें जो करंट फ्लो हो रही थी उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड हो रहा था वो रेजिस्टेंस था। क्योंकि अभी तक की जो स्टडी है वो कंडक्टर की है। अब जो करंट फ्लो होगी वो इंडक्टर में भी फ्लो होगी और कैपेसिटर में भी फ्लो होगी। अभी तक इस चैप्टर के पहले ना हमने इंडक्टर की स्टडी की, प्रीवियस में किया था इंडक्टर, कैपेसिटर की स्टडी की है, लेकिन अभी तक करंट नहीं फ्लो करवाया था हमने। ठीक है? तो अब जब करंट फ्लो होगी इंडक्टर में मतलब कॉइल में और कैपेसिटर में, तब उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड होगा उसे क्या बोलेंगे? तो नया नाम आप सुनेंगे यहाँ पे रिएक्टेंस और फिर इम्पीडेंस सुनेंगे। कब और कहां इन टर्म को यूज करेंगे ये भी हमें ध्यान देना है। इतना याद जरूर रखना है, इसके पहले हमने ये दो टर्म नहीं सुने हैं, तो इसे याद रखना है कि ये टर्म हमने कहाँ सुना है। जहां सुना है वहां पे इनका काम रहेगा। क्योंकि अब ऐसी सर्किट पढ़ेंगे हम लोग, स्टडी करेंगे जिसमें R लगा होगा, रेजिस्टेंस लगा होगा, इंडक्टर लगा होगा और कैपेसिटर भी लगा होगा। तो जब सर्किट में ये लगे होंगे तो वो हमारे सर्किट में क्या करेंगे? जिस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे करंट में, कॉइल ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर है वो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो रेजिस्टेंस की जगह दूसरी हेडिंग लिख लिया क्या? लिख लिया सबने? तो पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रिएक्टेंस। सेकेंड नंबर डेफिनेशन हम रिएक्टेंस की करेंगे। रिएक्टेंस टर्म केवल तब आएगा जब इंडक्टिव पार्ट रहेगा और कैपेसिटिव पार्ट रहेगा। ठीक है? मतलब उसे हम रिएक्टिव पार्ट कहते हैं। जिस तरह से रेजिस्टेंस काम करता है, कब? जब कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, और उसी तरह से जब इंडक्टर में करंट फ्लो होगी, कैपेसिटर में करंट फ्लो होगी, तो उस करंट में जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड होगा उसे हम रिएक्टेंस कहेंगे। यदि इंडक्टर में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड होता है तो उसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे, और यदि कैपेसिटर में होता है तो उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। ये दो टाइप का होगा। कॉइल में होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटर में होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्योंकि R के अलावा इंडक्टर और कैपेसिटर बचा है ना, और दोनों को कंबाइन करके हम रिएक्टेंस बोलेंगे। रिएक्टेंस टर्म जो होगा वो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों में होगा। क्लियर है? दोनों मिला के जब ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड होगा, आइदर इंडक्टर और कैपेसिटर, उस समय हमारा टर्म रिएक्टेंस होगा। क्लियर है? तो इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड इन इंडक्टेंस कॉइल और कैपेसिटर। तो जहां पे अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर लिखा है, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, बाकी सेम रहेगा। द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड इन एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टिव कॉइल, इंडक्टिव
कॉइल, सिंपल इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं इसको, ब्रैकेट में इंडक्टेंस लिख देता हूं, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, ठीक है। इंडक्टिव कॉइल मतलब इंडक्टेंस और कैपेसिटर, ठीक है ना। ऑब्स्ट्रक्शन है, एक प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है। कैसा ऑब्स्ट्रक्शन है? प्रोवाइड इन एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टिव कॉइल, इंडक्टेंस और कैपेसिटर, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। और ये भी एक प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है। क्या है ये? ऑब्स्ट्रक्शन है। इसकी भी यूनिट क्या होगी? ओम होगी। इसकी भी यूनिट क्या रहेगी? सेम यूनिट रहेगी। ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस is called susceptance. susceptance, ठीक है ना। तो जो रिएक्टेंस है उसका रेसिप्रोकल क्या नाम होगा? ससेप्टेंस होगा। जैसे आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल सुना है ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको बताया है रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का रिवर्स कंडक्टिविटी। इसी तरह से रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल है ससेप्टेंस। ससेप्टेंस, अब ससेप्टेंस मतलब रिवर्स, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इसकी है, रिएक्टेंस की तो उसकी ओम इनवर्स या महो हो जाएगी, ठीक है। यूनिट ऑफ ससेप्टेंस इज ओम इनवर्स। सिंपल में इसको ओम इनवर्स या महो लिख सकते हैं, ठीक है। ये यूनिट हो गई हमारी। तो रिएक्टेंस टर्म कब आएगा? जब करंट इंडक्टर या कैपेसिटर में फ्लो होगी। रिएक्टेंस टर्म तब आएगा जब करंट इसमें फ्लो होगी, इंडक्टर या कैपेसिटर में फ्लो होगी। अब यदि केवल इंडक्टर में करंट फ्लो होती है तब रिएक्टेंस की जगह इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस दो टाइप का हो जाता है। रिएक्टेंस कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स। क्यों? क्योंकि यदि केवल इंडक्टर में करंट फ्लो हो रही तो अब उसमें इंडक्टर केवल ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा केवल इंडक्टर सर्किट में। तो जो इंडक्टर ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा हमारी अल्टरनेटिंग करंट में, उस समय उसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि इंडक्टर कर रहा है। और जब कैपेसिटर केबल होगा तब वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाएगा। मतलब रिएक्टेंस जो टर्म है वो दोनों के एक साथ में है, कंबाइन में, ठीक है। अब जब स्पेशल बात आ जाए कि केवल इंडक्टिव कॉइल में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड हो रहा है करंट का, तब फिर क्या हो जाएगा? इट इज 2 टाइप्स। इसको 2 टाइप का बता दें, ठीक है। ये रिएक्टेंस कितने टाइप का है? 2 टाइप का। तो पहला नंबर लिख लेंगे इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस। समझ रहे हैं क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब जो डिफिनेशन है इसमें, पूरी डिफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगी।
जहां पे आपने कैपेसिटर लिखा है इसको मिटा देंगे, इंडक्टिव कॉइल और इंडक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस समय ये हो गया ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड इन एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टिव कॉइल और इंडक्टेंस। ये सिंपली कॉइल भी लिख सकते हैं। अब ये एक हो गया, इसमें केवल किसमें ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड हो रहा, करंट में, कॉइल के कारण। जब किसी कॉइल में करंट फ्लो होती है तो उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड होता है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड इन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टिव कॉइल। तो ये क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसे बहुत क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड इंडक्टिव, इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। समझ में आया क्या? इट इज डिनोटेड बाय XL, संस्कृत में L लिखेंगे। L का मतलब इंडक्टर और X का मतलब रिएक्टेंस। रिएक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, X से, और XL लिख दिया मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। L क्या है, हमारा इंडक्टेंस है, उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यूनिट क्या होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या होगी भाई, ये भी ऑब्स्ट्रक्शन ही है, इसलिए यूनिट क्या रहेगी, ओम ही रहेगी। यूनिट क्या रहेगी, ओम ही रहेगी इसकी। क्लियर है, इसकी यूनिट क्या रहेगी, ओम रहेगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड इन एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टिव कॉइल or inductance is called inductive reactance. It is denoted by XL. XL की जो वैल्यू होती है, देखो जब कॉइल होता है, आपको याद है एक कॉइल को हम लोग L से डिनोट करते हैं, मतलब उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो L होता है, और जो उसका करंट का ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है उसे हम XL लिखते हैं। अब आपको याद है XL के यूनिट क्या है, ओम। इंडक्टर की यूनिट क्या है, हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या है, जिसको न याद हो याद कर लो, याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होगी। इसमें करंट फ्लो हो रही है अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। क्लियर है, तो दोनों में एक्सेल की यूनिट ओम है, इंडक्टर की यूनिट, इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी है, दोनों में अलग अलग यूनिट है। अब आपको यदि सेल्फ इंडक्टेंस दिया हो और उसको ओम में बनाना हो, चूंकि रेजिस्टेंस को यदि जोड़ोगे तो जिसकी यूनिट ओम होगी उसी के साथ वो जुड़ेगा। आप R प्लस L नहीं लिख सकते, आप R प्लस L नहीं लिख सकते, आप यदि लिखोगे तो R प्लस XL लिखोगे। समझ रहे हैं क्या? रेजिस्टेंस के साथ उसी कंपोनेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिसकी यूनिट सेम हो, डिफरेंट यूनिट्स कभी ऐड नहीं हो सकती। तो आपको ध्यान रखना है XL इक्वल टू ओमेगा L, इंपॉर्टेंट फार्मूला है XL इक्वल टू ओमेगा L। XL इक्वल टू ओमेगा L याद रखेंगे। L की यूनिट हेनरी है और ओमेगा हमारी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पढ़ चुके हो आप, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पढ़ चुके हो। यूनिट क्या है, इन रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमेशा रेडियन पर सेकेंड में होती है और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है। फ्रीक्वेंसी किस में होती है, हर्ट्ज में।
और एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड में रहेगी, इसे याद रखना आपको। क्लियर है? कंप्लीटेड। तो एक्सएल को क्या लिखेंगे? ओमेगा एल लिख देंगे, जहां भी आगे जरूरत पड़ेगी एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा क्या रहेगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसमें फ्रीक्वेंसी रहेगी ही रहेगी। फ्रीक्वेंसी के बिना यहाँ पे करंट नहीं रहेगी। और डीसी के लिए ये क्या हो जाएगा? देखो, यदि डीसी के लिए हम लिखना चाहें फॉर डीसी, फॉर डायरेक्ट करंट, ध्यान रखिए हम डीसी में इन टर्म को, दो टर्म को नहीं पढ़ते, एक इंडक्टर दूसरा कैपेसिटर। क्यों नहीं पढ़ते? ये दोनों टर्म फ्रीक्वेंसी टर्म हैं, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टर्म है। कैसे? एक्सएल इक्वल टू क्या लिख दिया? बात मत करिए, नहीं पॉइंट गायब, ओमेगा एल। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है आपको याद है? 2 पाई न्यू। अब डीसी में न्यू कितना होता है? 0। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0 होती है। फॉर डीसी के लिए एक्सएल कितना लिखोगे? जब फ्रीक्वेंसी 0, एक्सएल क्या हो जाएगा? मतलब यदि डीसी सर्किट है, डीसी सर्किट का मतलब हमने सप्लाई में वोल्टेज दे दिया, डीसी वोल्टेज, हमने सप्लाई में डीसी करंट दे दी। उस समय कॉइल यदि आप लगाए हो तो उसमें कोई मतलब नहीं, वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, कॉइल यूज ही नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका रिएक्टिव कंपोनेंट्स क्या है? 0 है। कुछ नहीं करेगा वो। क्या? कुछ नहीं करेगा का मतलब क्या है? कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसलिए हम डीसी में से यूज नहीं करते। ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा कॉइल। कॉइल एक एज ए वायर हो जाएगा, इसकी तरह हो जाएगा, वायर की तरह हो जाएगा। उसका एक्सएल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड इन द कॉइल। इस कंडीशन में मतलब डीसी में हम इसे यूज नहीं करते। क्लियर है? अब हम आते हैं, ये तो हो गई इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात। रिएक्टेंस के यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? ओम होगी। ठीक है ना? तो रिएक्टिव इंडक्टेंस की यूनिट हमारी ओम है। अब रिएक्टिव इंडक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस कुछ भी बोल सकते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब हम आते हैं किसमें? कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे। तो सेकंड नंबर इसका क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड इन एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर। Obstruction provided in an alternating current flowing through the capacitor is called capacitive reactance. It's called capacitive reactance. ठीक है? कैपेसिटर में जब करंट फ्लो होगी, अल्टरनेटिव करंट, उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड होगा वो कहलाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखिए, करंट में ऑब्स्ट्रक्शन सभी प्रकार के सर्किट में प्रोवाइड होगा, किसी में ज्यादा, किसी में कम। ठीक है? ऐसे हम डिनोट करेंगे XC से। किससे? कैपेसिटर को C से डिनोट करते हैं ना, तो X ऑफ C कर देंगे। इसकी यूनिट वही रहेगी। रिएक्टेंस की यूनिट ओम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट ओम है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट भी ओम है, सेम यूनिट है। तो यहां पे कैपेसिटर को आप पैरेलल प्लेट से डिनोट करते हैं। सो दिस इज द कैपेसिटर। दो पैरेलल प्लेट से कैपेसिटर बनता है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसका XC है।
क्या इसमें भी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होगा? जैसे XL इक्वल टू ओमेगा एल आपने लिखा है, उसी तरह से XC का भी कोई ना कोई फार्मूला होगा कि नहीं होगा? तो XC इक्वल टू क्या होगा? 1/ωc। कैपेसिटर इंडक्टर का जस्ट उल्टा होता है। रिलेशन में भी आपने पढ़ा है, रेजिस्टेंस वेरी सिमिलर टू इंडक्टेंस। दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन सेम है, R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में, L1 प्लस L2 प्लस L3 सीरीज में, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन सेम है। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन उल्टा इन्वर्ट, तो यहां भी इन्वर्ट है। XL इक्वल टू ओमेगा एल, तो XC इक्वल टू 1/ωc उल्टा लिख दो, क्योंकि ये इन्वर्ट है। तो XC इक्वल टू 1/ωc, जो यूनिट आएगी यहाँ पे ओम आएगी। XC इक्वल टू 1/ωc, 1/ωc टर्म की यूनिट क्या है? ओम है। 1/ωc की यूनिट क्या है? ओम है। ओमेगा एल की यूनिट ओम है। मतलब आपको XC रिएक्टिव कैपेसिटेंस को आप जब लिखेंगे तो 1/ωc रखेंगे। अब ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। ध्यान से देखिए, ओमेगा हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। यदि मैं डीसी के लिए लिखूं, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0, तो XC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलिए। XC इक्वल टू इनफाइनाइट। XC इक्वल टू कितनी? भाई 1/0। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डीसी के लिए, और 1/0 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब रेजिस्टेंस इतना ज्यादा कि इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। ये डीसी में यदि आप यूज करोगे तो ये पूरी करंट को 0 कर देगा। इट ब्लॉक द करंट इन डीसी। Capacitor never be used in the DC circuit. Why? Question are asking. Capacitor never be used in the DC circuit because it block the current flowing through the capacitor. अब DC करंट यदि फ्लो हो रही है कैपेसिटर से थ्रू, तो कैपेसिटर का रिएक्टिव पार्ट कितना हो गया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब समझते हैं, रेजिस्टेंस यदि इनफाइनाइट हो जाए तो रेजिस्टेंस ये कहता है कि करंट को हम फ्लो नहीं होने देंगे, और यदि वो इनफाइनाइट हो गया तो एक भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्वेश्चन पूछता है, विच एलिमेंट आर यूज एज अ डीसी ब्लॉकर? डीसी ब्लॉकर मतलब कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो ब्लॉक कर देगा करंट को? कैपेसिटर है। ये करंट को पूरा ब्लॉक कर देगा। मतलब ये एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस लगा है, इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है, और हमने सप्लाई दे दी डीसी, 10 वोल्ट की बैटरी दे दी। तो ये क्या करेगा कैपेसिटर? यहां से करंट को जाने ही नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब विच रिप्लेस बाय ओपन सर्किट, करंट 0। इनफाइनाइट का मतलब ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब करंट 0। मतलब ये डीसी करंट को 0 कर देगा। एसी करंट को तो जाने देगा, लेकिन डीसी करंट को ब्लॉक कर देगा। मतलब कैपेसिटर आप वहां नहीं यूज कर सकते जहां डीसी सप्लाई हो। कैपेसिटर आप केवल कहां यूज करोगे? जहां एसी सप्लाई होगी। कैपेसिटर नेवर बी यूज इन डीसी सप्लाई सर्किट बिकॉज इट ब्लॉक द करंट कंप्लीटली। नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इट बिहेव एज अ ओपन सर्किट। अब ये ओपन सर्किट मतलब जैसे यहां से मान लो रजिस्टर आपने लगाया है और यहां से कैपेसिटर लगा दिया और यहां से दे दिया बैटरी, प्लस माइनस 10 वोल्ट की बैटरी दे दिया। अब यहां से डीसी करंट फ्लो होगी। करंट जैसे ही यहां से फ्लो होगी
ये ओपन हो जाएगा। अब बताइए ओपन में जाएगी करंट क्या? ये कैपेसिटर क्या हो गया? ओपन हो गया। ये करंट को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा पूरी तरह से। तो कैपेसिटर नेवर बी यूज इन द डीसी सर्किट, इट ओनली यूज इन द एसी सर्किट। अभी तक इसीलिए हमने कैपेसिटर को कहीं यूज नहीं किया था। जहां भी करेंगे एसी सप्लाई के साथ करेंगे, डीसी देकर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें करंट फ्लो ही नहीं होगी। यहाँ करंट फ्लो होगी क्या? ईएमएफ तो फ्लो होगा क्योंकि टर्मिनल के क्रॉस ईएमएफ हो जाएगा, लेकिन करंट फ्लो नहीं होगी। करंट में इसमें पाथ जीरो, करंट जीरो, तो यहाँ भी करंट जीरो, रेजिस्टेंस में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लगाओ चाहे ना लगाओ, इसलिए रेजिस्टेंस लगाते हैं, कैपेसिटर डीसी में नहीं लगाते। यहाँ डीसी दे दिया, जब एसी देंगे तब ये काम करेगा। तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। why we can not use capacitor in the DC circuit? DC सर्किट में से हम क्यों नहीं यूज करते? क्या आंसर देंगे? Because it block the current flowing through the circuit. समझ में आया? Because it have infinite resistance. इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। ये सारे रीजन आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन आता है तो। क्लियर है? तो कैपेसिटर का यूज कहां करेंगे? कहां करेंगे? एसी सर्किट। इंडक्टर यदि लगा दिया तो, यदि मैंने इंडक्टर लगाया और डीसी दे दिया तो इसका एक्सल जीरो, मतलब इसको लगाने का कोई मतलब थोड़ी निकला। पूरी करंट ऐसे जाएगी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा क्या? यदि एक्सल जीरो है तो नो ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब उसको लगाने का क्या मतलब निकला? आपने क्यों लगाया? एक्सल जीरो है मतलब नो ऑब्स्ट्रक्शन। एक्सल इनफाइनाइट है मतलब ब्लॉक द करंट, पूरी करंट को ब्लॉक कर देगा। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? दोनों रिएक्टिव पार्ट क्लियर है? इंडक्टिव रिएक्टेंस एज वेल एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फार्मूला याद रखेंगे, X इक्वल टू 1 अपान ओमेगा से, आगे बहुत यूज आएगा। XL इक्वल टू ओमेगा L। समझ में आया? इसके यूनिट क्या है? ओम है। तो रिएक्टिव कंपोनेंट्स की यूनिट ओम रहेगी, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम रहेगी। अब आते हैं थर्ड टर्म पे, इंपीडेंस पे। क्लियर है? थर्ड टर्म हमारा है इंपीडेंस। इंपीडेंस इंपीडेंस टर्म देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा रेजिस्टेंस पढ़ा, रिएक्टेंस पढ़ा। रिएक्टेंस में या तो एक्सएल है या तो एक्सी, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव। अब एक इंपीडेंस टर्म आया। तीनों टर्म ऑब्स्ट्रक्शन है, करंट में रुकावट पैदा करने वाले तीनों टर्म हैं। जो काम रेजिस्टेंस का है वही काम रिएक्टेंस का है, सेम काम इंपीडेंस का भी है, लेकिन कब और कहां है इनका काम, ये हमें ध्यान रखना है। इंपीडेंस वर्ड तब आएगा जब 2 आर मोर देन 2 एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन होंगे, और एक साथ जब उनमें ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड होगा। देखिए सर्किट में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारी करंट में, अल्टरनेटिंग करंट में जितना ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है उसी को हम रेजिस्टेंस कह देते हैं। कॉइल जितना ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल देते हैं। कैपेसिटर जितना ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है हमारी अल्टरनेटिंग करंट में उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल देते हैं। अब क्या ये हमेशा अकेले ही रहेंगे? तीनों एलिमेंट अलग अलग रहेंगे क्या? इनकी जरूरत है तीनों को एक साथ या दो से अधिक को एक साथ कर सकते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जब कंबाइन होंगे उस समय दोनों मिलकर
दोनों मिलकर जब सर्किट में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम इम्पीडेंस बोलेंगे। इम्पीडेंस के लिए दो या दो से अधिक एलिमेंट का होना जरूरी है। हमारे पास तीन बेसिक एलिमेंट हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। इनमें से दो एक साथ आएंगे, या तो रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर आएगा, या रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर आएगा, या इंडक्टर के साथ कैपेसिटर आएगा, या इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों एक साथ आ जाएंगे। ये आएंगे और हम इन्हीं पे बेसिस पे सर्किट भी आगे स्टडी करेंगे, जिसमें केबल रेजिस्टेंस, केबल इंडक्टेंस, केबल कैपेसिटेंस, फिर आरएल, आरसी, आरएलसी कंबाइन होके आएंगे। जहां ये कंबाइन होके आएंगे वहां हम इंपीडेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इंपीडेंस के डेफिनेशन यदि लिखना चाहें तो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड इन एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू। अब ये फ्लोइंग थ्रू टू और मोर कंपोनेंट्स यहां पे लिखेंगे, फ्लोइंग थ्रू टू और मोर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, टू और मोर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का मतलब कौन कौन से इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हमारे आर, एल और सी। तीन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। दो कंबाइन हो या दो से अधिक तभी इंपीडेंस आएगा। तो टू और मोर एलिमेंट मतलब इसको हम लिख सकते हैं इज कॉल्ड impedance. Impedance. It is denoted by Z. इसे हम कैपिटल Z से डिनोट करेंगे। इंपीडेंस को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल Z से डिनोट करेंगे। क्लियर है? किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल Z से। इसकी यूनिट क्या है? ओम है। ये भी एक ऑब्स्ट्रक्शन है। इसके रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं? द रेसिप्रोकल ऑफ impedance is called admittance. Admittance. Reciprocal of impedance is called admittance. अब इसको हम Y से डिनोट करते हैं, कुछ जगह अलग अलग करते हैं, तो यहां पे हम Y से कर दें। नोटेशन है सिंपल, ठीक है। एडमिटेंस को किससे डिनोट करते हैं? Y से। रेसिप्रोकल है, इट इज डिनोटेड बाय Y। इसको Y से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ एडमिटेंस क्या होगा? यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स का मतलब है मॉम भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स इसकी यूनिट हो गई, या सीमेंस भी इसकी यूनिट लिखते हैं हम लोग। फेमस यूनिट इसकी है सीमेंस। सीमेंस इसकी फेमस यूनिट है। एडमिटेंस इंपेडेंस का उल्टा, ठीक है। यदि इंपेडेंस करंट को अलाउ नहीं करता है तो एडमिटेंस करंट को अलाउ करेगा। क्लियर है? बिल्कुल रेसिप्रोकल है। कैसे इसको डिफाइन करेंगे और इंपेडेंस सर्किट में कब आएगा
जब दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कंबाइन होंगे, ठीक है ना। तो राइट एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू टू और मोर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, ठीक है। अब हम दोनों को अलग अलग दिखा रहे हैं आपको। ये लिख लिया यहां तक, सबने लिख लिया। इसमें दो या दो से अधिक एलिमेंटों, मान लो आरएल सर्किट है, आर का मतलब रेजिस्टेंस और एल का मतलब इंडक्टेंस। ये हमारी आरएल सर्किट है। तो रेजिस्टेंस एल लिखते हैं और इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सएल लिखते हैं। अब इसका इंपेडेंस लिखना है। इसका इंपेडेंस कैसे लिखोगे? इसका इंपेडेंस कैसे लिखोगे? इंपेडेंस कैसे लिखोगे भाई? Z इक्वल टू R प्लस XL, Z इक्वल टू R प्लस XL, दोनों का कॉम्बिनेशन। R प्लस R की यूनिट क्या है? ओम। XL की यूनिट क्या है? ओम। सेम यूनिट जुड़ेगा। L नहीं जोड़ सकते आप, R प्लस L नहीं लिख सकते, R प्लस XL लिखोगे। क्लियर है? तो Z इक्वल टू क्या लिख दिया हमने? R प्लस XL। क्लियर है? ये वाला रियल पार्ट होता है इसमें, इसको रियल पार्ट बोलते हैं, और ये वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। आप लोग यहां पे इमेजिनरी टर्म नहीं जानते, मैथ वाले तो पढ़ लेते हैं, बायो वाले नहीं जानते, इसलिए बायो वालों को ध्यान में रखते हुए ये टर्म बनाए गए हैं, जिससे बायो वाले परेशान ना हो। समझ में आया क्या? अदरवाइज इसका जो एक्चुअल में फार्मूला है वो R प्लस JXL होता है। J मतलब आयोटा, जो आप पढ़ते हो मैथ में, मैथ में आयोटा जो पढ़ते हो वो टर्म होता है। समझ में आया? तो एक्चुअल में फार्मूला जब आप आगे बढ़ोगे अगले साल 12वीं के बाद, यदि गलती से इंजीनियरिंग किया तो ये वाला फार्मूला पढ़ा जाएगा, R प्लस JXL पढ़ा जाएगा। इसलिए R रियल पार्ट होता है और XL इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि ये आयोटा के साथ लगा होता है। J वही टर्म है, या तो आयोटा लिखते हैं या तो J लिखते हैं हम लोग, तो आगे आप J लिखेंगे इसको। J आपका वही है, ठीक है ना, आयोटा। आयोटा पढ़ते हैं, आपको याद है आयोटा की वैल्यू? आयोटा इक्वल टू J इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। किसी नेगेटिव को सॉल्व करना इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। आयोटा इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 1। यदि मैं आपसे पूछूं रूट 4 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2 होगा, लेकिन मैं पूछूं -4 कितना होगा, तो 2 आयोटा होगा। कितना होगा? 2 आयोटा होगा। -2 नहीं लिखना, क्योंकि रूट 4 इंटू रूट -1 क्या होता है? आयोटा होता है। ये वही चीज है यहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट ऐड होते हैं तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऐड होकर एक नंबर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये Z जो हमारा है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक कंबाइन होकर ही बनेगा। क्लियर है? अब यदि हमारे पास सर्किट RC है, R और C, तो इसका कैपेसिटिव इंडक्टेंस क्या लिखेंगे? XC। इसका हम इंपेडेंस क्या लिखेंगे? इसका इंपेडेंस क्या लिखेंगे? जैसे इसका आपने लिख दिया R प्लस XL, इसका इंपेडेंस जब हम लिखेंगे तो R माइनस XC लिखेंगे। ध्यान देना है, माइनस, या जो आप आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे R माइनस JXC पढ़ेंगे, इसमें नेगेटिव साइन आने का रीजन है
रीजन मैं आपको बता सकता हूं कहां से आता है। एक्चुअल में ये रीजन जो है, जैसे हम लोग एक्सएल इक्वल टू लिखते हैं ओमेगा एल, एक्चुअल में जो फार्मूला है वो जे ओमेगा एल है, और एक्स इक्वल टू जो फार्मूला है 1/j ओमेगा सी है। अब जे मतलब आयोटा, आयोटा का ऊपर नीचे गुणा करोगे आप, तो ऊपर आएगा j स्क्वायर ओमेगा सी, और जे स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा -j ओमेगा सी, और 1/ओमेगा सी की वैल्यू xc -j xc आ जाता है। इस तरह से ये टर्म -j xc कैसे आता है ये आपके सामने है। एक्सेल को हम लोग j ओमेगा एल लिखते हैं, तो इसमें तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ j ओमेगा एल, ओमेगा एल की वैल्यू एक्सेल की वैल्यू ओमेगा एल, तो ये वही रहेगा। लेकिन xc को हम एक्चुअल में 1/j ओमेगा सी लिखते हैं, और j को ऊपर नीचे गुणा किया, क्योंकि इस j को ऊपर ले जाना है। यदि ऊपर ले जाना है तो j को ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे मल्टीप्लाई किया j इंटू j स्क्वायर, और j स्क्वायर की वैल्यू यदि j इक्वल टू √-1 है तो j स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा, j स्क्वायर इक्वल टू -1। इस तरह से ऊपर आ जाएगा माइनस और -jxc, इस तरह से इस फार्मूले में आ जाएगा यहाँ पे माइनस। अब यहाँ माइनस साइन इसलिए डायरेक्ट लिख देता है। अब यदि बायो वालों को ये समझाया जाए तो थोड़ा कठिन रहता है, इसलिए ये ना लिख के ये लिखता है सामने वाला, लेकिन वो कहां से आया, यहां से आया है, इसको ध्यान रखना है। क्लियर है, समझ में आया? इंपीडेंस लिख लिया आपने। अब यदि तीनों एलिमेंट एक साथ हो तो क्या इंपीडेंस लिखेंगे? लिख लिया यहां तक? क्लियर है? तीनों एलिमेंट एक साथ हैं, तीनों एलिमेंट एक साथ है आर एल से, तब हम क्या लिखेंगे? आर एल और सी, तीनों एलिमेंट एक साथ हैं, आर एक्सएल एक्ससी। क्या लिखेंगे इसको? इसको हम इसका इंपेडेंस लिखेंगे आर प्लस जे। देखिए एक्चुअल में पहले अलग से लिख देता हूं, एक्सएल माइनस एक्ससी। ये जो हम लोग पढ़ेंगे 12th में वो फार्मूला है, लेकिन जो एक्चुअल में है वो बताता हूं। आर, देखिए एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है? जे ओमेगा, एक्ससी की वैल्यू -j ओमेगा सी। ठीक है, तो इससे क्या करोगे? जे कॉमन ले लोगे, दोनों से जे कॉमन ले लोगे, तो ये बन जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी। एक्चुअल में ये फार्मूला है, लेकिन हम ये यूज करेंगे। और यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये चीज हम तभी लिखते हैं जब ये इमेजिनरी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा है। ये चीजों का बहुत यूज आएगा अभी जब हम सर्किट की स्टडी करेंगे, तो हम ये डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में लिख देंगे। एक्चुअल में हमारा फार्मूला ये होता है, बट हम 12th में ये पढ़ते हैं, ये एक्चुअल में नहीं है। ये बायो वालों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जे को हटा दो जिससे बायो वाले भी समझ जाएं, लेकिन वो गलत है, मेन ये है। क्लियर है? यदि आपको आंसर देना है कि ये चीज कहां से लिख रहा है तो फिर ये हमें बताना पड़ेगा। नहीं देना है तो क्या बुक में लिखा, हम लिख दिए और क्या, लेकिन आप पूछेंगे कि सर आपने कहां से लिख दिया, तो फिर बताना पड़ेगा। क्लियर है? पूरा समझ में आ गया? कल हम सर्किट की स्टडी करेंगे और इसे अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग, तब सर्किट समझ में आएगी। इसके पहले का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।